और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। ओवरसीज पाकिस्तानी जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। उर्दन को देखो, उनके साथ है, मिस्र ने तस्लीम कर लिया हुआ है। हर यहूदी को कहा गया था कि अपने साथ 4 या 5 ट्रेंड यहूदी लेके आओ जो बंदूक चलाना जानते हो। ट्रंप के बारे में इस वक्त यहूदी ये समझते हैं कि ट्रंप हमारा दज्जाल है। नबी वसल्लम ने 5 मुल्कों में कहा जंग होगी। हमने जो अयूब खान का साथ दिया, हमने जो याह्या खान का साथ दिया, हमने जो ज़िया-उल-हक का साथ दिया, हमने जो मुशर्रफ का साथ दिया, गलत किया। दिस इज ईद स्पेशल विद अ स्पेशल पर्सन। मैं यहाँ से शुरू करूंगी कि 1000 ताकत 100 दलीलें फिर भी लहजे में आजिजी हो। 1000 ताकत 100 दलीलें फिर भी लहजे में आजिजी हो। अदब की लज्जत दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये है। अदब की लज्जत दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये है। मेरे साथ ऐसी ही बाकमाल शख्सियत हैं। मैं उनका यहाँ पर आई विल टेक अ मोमेंट टू से थैंक यू टू हिम। वो इतने बड़े स्कॉलर हैं कि मेरे गूज़बम्स खड़े होते हैं जब मैं उनको सुनती हूँ, उनके प्रोग्राम सुनती हूँ, उनसे बात करती हूँ। वो एक इल्म का दरिया है जो कि एक ब्लेसिंग है हमारे तमाम पाकिस्तानियों के लिए, तमाम मुस्लिम इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स के लिए। ही इज़ द स्कॉलर ऑफ दिस एरा। और वो जो हैं उन्होंने ड्रामास भी लिखे हैं, पोइट्री की है और एनालिस्ट हैं। सबसे बड़ा कुरान पाक का, इस्लाम का बहुत बड़ा नॉलेज है। हिस्ट्री जानते हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं फॉर मेनी इयर्स। ही वाज पॉलिसी मेकर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड he was also information secretary to the Punjab government of Pakistan. वो हैं जी औरिया मकबूल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आपने इतनी जो मेरी तारीफें की हैं, मैं सच्ची बात यह है कि हमेशा यही कहता हूँ कि मैं बिल्कुल इसलिए लायक नहीं हूँ इसके कि अगर जरा सा भी तकब्बर आ जाए ना तो इस चीज का तकब्बर ऐसा बुरा होता है कि उससे बाहर नहीं निकल सकता बंदा। तो अल्लाह ताला मेरे जी लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे इस तकब्बर से, ये पारसाई के तकब्बर से, इल्म के तकब्बर से बचाए। क्या बात है सर, यही हम चाहते हैं। इसीलिए मेरी नज़र में आपके लिए इतनी जी बेशक। इज्जत है और मैंने इसीलिए इसका जिक्र किया है कि आप इतने बिजी टाइम के बावजूद जहां आप समझते हैं कि हाँ मुझे यहाँ जाना चाहिए, आप ये नहीं देखते ये छोटा चैनल है बड़ा है। आप एक इंटेलेक्चुअल फोरम के ऊपर आते हैं और शेयर करते हैं और टाइम देते हैं। जी दैट्स व्हाई बेशक। आई अप्रिशिएटेड यू सर। तो वेलकम। अभी मैं सबसे पहले तो आपसे, आप एक इस्लामिक स्पिरिचुअल स्कॉलर भी हैं, आपका एक बहुत कमांड है कुरान पाक और हदीस के ऊपर। सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगी कि इस वक्त जो दुनिया में हालात हैं सर, आप अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, गाजा में जो हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के आने से मुस्लिम्स को था कि चलो थोड़ी चेंज आएगी बिकॉज ही सेड ही वांट पीस इन द वर्ल्ड। तो इस वक्त जो हालात हैं चल रहे हैं, जंगें हो रही हैं, आपकी एक्सपीरियंस, नॉलेज, एजुकेशन जो आपके पास है सारी, उसके मुताबिक व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू फोरसी? देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अगर आज से 25 साल पहले कोई शख्स फलस्तीन के या गजा के मामले के ऊपर गुफ्तगू करता तो उसको अगर हम कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक बहुत बड़ी जंग की पेशगोई की है तो हमारी हंसी उड़ाता। वो कहता है देखिए अब सेटल हो गई हैं चीज़ें, अरब भी ठीक हो गए हैं, उर्दन को देखो उनके साथ है, मिस्र ने तस्लीम कर लिया हुआ है, लेबनान के अंदर भी थोड़े बहुत हिजबुल्लाह की सूरत हाल है, अरब साथ मिल गए हैं, तो बाकी लोगों को पंगा लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हम कहते थे कि इसराइल जो है ये किसी टेक्नोलॉजी या पैस्चर लैंड्स या उसके साथ साथ कोई वहां पर मादनी ज़खायर के लिए नहीं बना। इसराइल जो है ये बेसिकली 1896 में जिस वक्त प्रोटोकॉल ऑफ ज़ायनिज़्म जो कि सहूनियत के प्रोटोकॉल लिखे गए थे, तो उस वक्त उन्होंने ये तय किया था कि अब हमने एक मुल्क जो है अपना वापस जाना है। इसलिए वापस जाना है कि हमारे 2 बड़े पैगंबर, एक पैगंबर है यसा, उनका कुरान के अंदर जिक्र है, और दूसरा जो है उनके जो पैगंबर हैं वो है दानियाल अलैहिस्सलाम, दोनों का जिक्र कुरान पाक के अंदर है। तो दोनों ने हमें कहा था कि तुम्हारा एक मसाया आएगा बहुत बड़ा जो कि एक आलमी हुकूमत कायम करेगा और तुम लोगों ने वापस जाना है। कुरान पाक में भी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि जिस वक्त इनको निकाला गया है 70 ईस्वी में, तो कुरान कहता है वह कताना फिल
अर्द उम्मा, हम तुम्हें दुनिया में तकसीम कर देंगे। कोई रूस चला गया, कोई नाइजीरिया चला गया, कोई इंडिया आ गया। इंडिया में बहुत सारे थे, कराची में आज भी कुछ चंद के यहूदी आपको मिल जाएंगे। तो फिर अल्लाह फरमाते हैं कि जब आखिरी वक्त आएगा तो अल्लाह फरमाता है वह जैना बिकुम लतफीफा, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। तो वो लोग जो हैं वो कोई वहां पर कोई ऐसी जिसे कहते हैं ना कोई इमारत बनाने या ऐसा कोई मादनी ज़खायर के पीछे, वो एक पेशगोई के तहत गए हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो तख्त था, थ्रोन ऑफ द डेविड, जिस वक्त लंदन में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर बैठ के हमारा मसाया हुकूमत करेगा। इसके लिए आपको अंदाजा होगा कि 1916 के आसपास जब बाल्फोर एग्रीमेंट हुआ है तो 60 यहूदी जो थे पूरी दुनिया से वहां गए हैं। ये 60 के 60 वो थे जो अरबपति थे और जिनका लीडर था रॉथशील्ड। रॉथशील्ड फैमिली का हेड होता है। रॉथशील्ड फैमिली एज ए फैमिली दुनिया की आज भी सबसे अमीर तरीन फैमिली है। ये वो फैमिली है जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड का चार्टर लिया था 1694 के अंदर और उसने कागज के नोट जारी किए थे। तो वो 60 लोगों को लेके पहुंचा था वहां पर, और जाफा एक जगह थी जहां यहूदियों के बागात होते थे, वहां पर रहते थे। तो जाफा वालों से उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई जमीन खरीदो, वहां शहर आबाद करना है, लेकिन ये देखना कि जमीन कोई शहरी ना हो, शहर से दूर हो, ताकि हमारा पता ना चले कि हम वहां आए। तो उन्होंने एक टीला खरीदा रेत का, तलबीब नाम से। तलबीब जो इब्रानी में उस टीले को कहते हैं जिसके नीचे पानी हो। तो वहां उसने 60 लोगों को लेके गया। 60 के 60 अरबपति थे, मतलब ऐसे जैसे कोई करोड़ के अंदर घर है, और उनको एक हाथ में उससे 60 घूंगे थे जो कि ग्रे कलर के थे और दूसरे हाथ में 60 घूंगे थे व्हाइट कलर। एक के ऊपर नाम लिखा हुआ था और दूसरे पर प्लॉट नंबर लिखा हुआ। उन्होंने उन 60 लोगों को अलॉट किए और उसने 4 प्लॉट और रखे। एक उसने कहा कि जो हिब्रू लैंग्वेज है उसको हम रिवाइव करेंगे, उसका इंस्टीट्यूट बनाएं, क्योंकि आज भी जो यहूदियों की जो बाइबल थी, सॉरी जो तौरात थी, वो गायब हो चुकी थी बात। वो मैक्सिमम जो जैसे तौरात है ऐसे इंजील है, ये सारी की सारी जो थी ये ग्रीस यानी उनके यूनानी जबान के अंदर थी, मिलती ग्रीक जबान में थी। तो उन्होंने और यहूदियों की यदिश जबान में जो उसमें रूस में बोली, तो उन्होंने एक तो वो इंस्टीट्यूट बनाया। दूसरा उन्होंने कहा हम सिनेगॉग बनाएंगे बहुत बड़ा। तीसरा उन्होंने कहा कि एक म्यूनिसिपल हॉल होगा। और चौथा उन्होंने कहा था कि एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर होगा जिसके अंदर हमारे लोग ट्रेन होंगे और वो एक मिलिट्री के तौर पे बिल्टअप है। 1916 में ये वहां पहुंचे। 1917 में ये शहर आबाद हो चुका था। आज भी तलबीब के बीच में जो मेन बुलेवार्ड है वो रॉथशील्ड बुलेवार्ड है जिसपे वो आबाद। उसके बाद फिर पूरी दुनिया से ये उन्होंने आना शुरू किया वहां पर। जी। हर यहूदी को कहा गया था कि अपने साथ 4 या 5 ट्रेंड यहूदी लेके आओ जो बंदूक चलाना जानते हो, और हर घर के अंदर एक तहखाना होगा जिसके अंदर वो असला और सब कुछ होगा। इसीलिए 1916 से लेके जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है और यहूदी जो है वो जर्मनी से भी निकले हैं मार खा के सब कुछ, तो फिर 1948 की 14 मई को उन्होंने अचानक ऐलान कर दिया कि इसराइल बन गया है, और उन्होंने एक जिस कैंसेट कहते हैं वहां। अब ये सारे के सारे यहूदी जो अरबों की जायदाद छोड़ के 1.5 मरले के फ्लैट में आके आबाद हुए हैं, वो किस लिए आबाद हुए हैं? वो मुझसे और आपसे लड़ने के लिए आबाद हुए हैं। उनका कोई और मकसद नहीं, वरना कौन ब्रुकलिन छोड़ के, कौन लंदन छोड़ के, कौन पेरिस छोड़ के, कौन वियना की गलियां छोड़ के कौन आता है? और बल्कि एक रशिया से बहुत ज्यादा आए थे, और बल्कि शुरू में तो इसराइल की जुबान ही रशियन थी जो बोली जाती थी। अब तो उन्होंने वहां पर उन्होंने हिब्रू को सर्वाइव। अब जो लोग कहते हैं ना कि हम 2 रियासती हाल, ट्रंप भी कहता है, बाकी लोग भी कहते हैं, पिछले भी, तो 2 रियासती हल मुसलमानों का नहीं है, 2 रियासती हल उनके खिलाफ है। वो तो 2 रियासत को नहीं मानते। उनके झंडे के ऊपर एक तरफ नीला रंग का लकीर है और दूसरी तरफ जो है नीले रंग की लकीर है। एक तरफ दरिया फरात है और एक तरफ है दरिया नील। उसके दरमियान उन्होंने आलमी हुकूमत कायम करने, बीच में स्टार ऑफ डेविड है, 6 कोनों वाला जो तारा होता है, और वो मदीना के तक, वो खैबर तक क्लेम करते हैं, खैबर तक आएंगे। और मदीना के अंदर भी जो बनु कुरैजा और बनु कैनका और बनु खुदा उनकी आबादियां थी, वो यहूदी आबादियां थी, यहूदी कबीले थे, वहां पे वो जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें रसूलुल्लाह के हदीस है वहां नहीं आ सकेंगे ये अरब। तो आप सोचें कि उन्होंने वहां पर आके ये काम शुरू किया। अब इस वक्त ट्रंप जो है, ट्रंप एवेंजलिस्ट है। क्रिश्चियन में एवेंजलिस्ट वो वाहिद कौम है कि जो आप जो कि ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा कि जो हजरत ईसा के, हजरत मरियम के जिसमें नहीं लगाते इसके अंदर। फिर एवेंजलिस्ट वो हैं कि जो इवन दे कांट
कीप अ गर्लफ्रेंड। आपको याद होगा कि ट्रंप का जो पहला वाला वाइस प्रेसिडेंट था वो कट्टर इवेंजलिस्ट था, तो उसकी गर्लफ्रेंड का तस्वीर आ गई थी, तो उन्होंने कहा था हम तुम्हें फेथ से निकाल देंगे। तो ये बिलीव करते हैं कि जब इस यहूदी जो हैं ये अपना हैकल सुलेमानी बना लेंगे तो उसको गिराने के लिए हज़रत ईसा आएंगे। तो कहते हैं जल्द अज जल्द बनाओ ताकि हमारे हज़रत ईसा आए और हम उनके साथ थे। उनकी ये बिलीव है। मुसलमानों का भी बिलीव ये है कि यहूदी जिस वक्त आ जाएंगे तो फिर हज़रत इमाम महदी की फौजों से लड़ते लड़ते दज्जाल बाहर आएगा और दज्जाल तकरीबन मुसलमानों को शिकस्त दे देगा और मुसलमान जो है दमिश्क की एक मस्जिद के अंदर बैठे होंगे और बाहर दज्जाल अपनी फोर्सेस के साथ होगा, तो फिर हज़रत ईसा तशरीफ ले आएंगे और हज़रत ईसा फिर दज्जाल को ख़त्म करके हुकूमत का ये तीनों मज़ाहब हैं, बना इल्मी मज़ाहब तीनों इस बात पे बिलीव करते हैं कि ये चीज़ होनी है। अब जो ट्रंप हो या कोई और, ट्रंप के बारे में इस वक्त यहूदी ये समझते हैं कि ट्रंप हमारा दज्जाल है। वो उसको कहते हैं ही इज एन एंटी क्राइस्ट। उसके ऊपर 3 किताबें उन्होंने लिखी हैं और रिसेंटली जो उनकी कैंसेट में बहसें हुई हैं वो ये हुई हैं कि ट्रंप ही वो दज्जाल है जिसके साथ हमारे मसीहा ने लड़ना है आगे, और अमेरिका बुनियादी तौर पर दज्जाल। इसीलिए आप हैरान होंगे कि ट्रंप वो पहला सदर है जो ज्यू मीडिया और ज्यू मनी के बगैर जीता है। सिर्फ 22% यहूदियों ने उसको वोट दिया है, और वो भी होते हैं कि जो मतलब ऐसे हमारे यहाँ भी होते हैं सेकुलर लिबरल टाइप होते हैं कि ये क्या बहस लगाई हुई है मजहब की और ये भी, और वो भी उनमें से वो हैं कि जो बेसिकली नहीं समझते कि इसराइल बनाना चाहिए। वो ब्रुकलिन में उनकी आबादी है, और दोनों में आप फर्क करेंगे कि जो दूसरा यहूदी है जो इसराइल में रहता है वो एक छोटी सी टोपी यहाँ पहनता है, और लेकिन ये जो ब्रुकलिन का यहूदी है ये हैट पहनता है और उसके साथ साथ वो बाकी अब आया वगैरह पहनती है ख्वातीन। इनकी ख्वातीन जो हैं वो शादी के बाद वो टेंड करवा देती हैं और उसके ऊपर वो बहुत लंबा सा कैसे कहते हैं विग लगाती हैं, और उनके घरों में टीवी नहीं होता। आप हैरान होंगे कि ऑपरा विनफ्री एक दफा उनके घरों में गई थी तो लड़कियां पहचानती नहीं थी कि ये कौन है, क्योंकि वो टीवी लगाते नहीं। उन्होंने किसी हद तक वोट दिया क्योंकि कहते हैं कि हमें वहां इसराइल नहीं जाना, नहीं ठीक है। तो अब ये गजा की जंग जो है दोबारा हो। देखिए आज से तो 25 साल पहले हमारे बड़े बड़े स्कॉलर कहते हैं कि कैसे, अब 57 इस्लामी मुल्क हैं, नबी वसल्लम ने 5 मुल्कों में कहा जंग होगी, यमन में होगी, इराक में होगी, मिस्र में होगी, फलस्तीन में होगी, और एक आखिरी जंग जो है वो इंडिया के अंदर गज़वातुल हिंद वाली होगी। 5 जगहों पे आपने कहा है। टर्की का भी आपने वो जो नक्शा खींचा है सारा, उसके भी यही आपने फरमाया अमरान अल बैतुल मक़दस, यानी बैतुल मक़दस में जब इमरान कहते हैं बुनियादें उस्तवार करना, खड़ा करना इमारत, जब वहां इमारतें खड़ी होंगी, जब वो एक सेंटर पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स हो जाएगा, खराब अल जसद तो मदीना वीरान हो जाएगा, मदीना विल बिकम इररेलेवेंट। वो उसकी वो हैसियत नहीं होगी। फिर आपने बताया कि जब ये होगा तो फिर खरूज मलमा, फिर बड़ी जंग शुरू हो जाएगी, और बड़ी जंग में यूरोप का उसका, और फिर खरूज मलमा के बाद फरमाया तहुल कुस्तुनतुनिया, यानी टर्की हमसे चला जाएगा, इस्तांबुल वो ले लेंगे, और फिर मुसलमान बाद में इस्तांबुल फतह करेंगे। और जब इस्तांबुल फतह करेंगे तो ये बहुत बड़ी फतह होगी, जिससे फिर दज्जाल घबरा के आपने फरमाया खरूज दज्जाल बाहर आ जाए, और दज्जाल इस्फहान से आएगा। इस्फहान में मैंने वो देखा है आज भी 2.5 लाख 2.5 लाख के करीब यहूदी ईरान में रहते हैं, और वो वहाँ पर उन्होंने अपना हज़रत दानियाल का वो मकबरा बनाया हुआ है जिसे शबी कहते हैं, और वहाँ वो सबज चादरें लेके कहते हैं, आपने फरमाया सबज चादरों वाले होंगे जो दज्जाल के साथ इस्फहान से निकलेंगे, अब फिर वो फतह करता हुआ यहाँ आएगा, और फिर आखिर में फिर आपने फरमाया कि दज्जाल आएगा, फिर आखिरी मार। इस वक्त जो मार्का है ये अब रुकने वाली नहीं है। यमन में भी जाके जंग हो रही है, और अब अगले जो स्टेप है जो होने वाला है, जो पेशगोई के मुताबिक वो ये है कि एक तो फार्स, आपने कहा अव्वल फार्स, ईरान तबाह हो जाएगा, और ईरान तबाह होने के बाद आपने फरमाया कि जो समंदर है दरमियानी, इसके अंदर किश्तियां नहीं चलेंगी, यानी आपने मशरकी समंदर जो है ये हमारा बंद हो जाएगा, यानी दुबई से हम चाबार नहीं आ सकेंगे, ग्वादर नहीं आ सकेंगे, मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर जंग के बादल छा जाएंगे। फिर फरमाया आपने, फिर उसके बाद अरब तबाह होंगे। अरब के बारे में तो कहा कि इस हद तक तबाह हो जाएंगे कि एक जूता नजर आएगा, और उस जूते को लोग, खातून कहेगी कि ये जूता किसी कुरैशी का है, लेकिन कुरैशी दुनिया में मौजूद नहीं होगा। ये तबाही है, और वो तबाही इतनी बड़ी होगी कि जो एक परिंदा जो है वो देखेगा लाशें नीचे पड़ी हुई हैं तो किसी साफ जगह पे बैठने की कोशिश करेगा, लेकिन थक हार के लाश पे गिरेगा, वो साफ जगह पे उसको नहीं मिल सकेगी। तो ये उसके बाद की सूरत हाल ये है। फिर उसके बाद तो अब जो हालात ऐसे जो जा रहे हैं, ये आज हो या कल हो, अब देखिए वो गजा से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि गजा से हम क्यों बाहर निकलें। और गजा के बारे में एक और चीज मैं आपको बताऊं, गजा जो है ये बेसिकली एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की
की एक सिचुएशन भी है। असल मसला ये है कि स्वेज की जो कैनाल है ये है सैंडी, ये बनी थी 1951 में, तो इसने ली थी 1890 कुछ, मुझे तारीख याद नहीं, लेकिन पिछली सदी में बनी थी। तो उसके ऊपर जो उसको नेशनलाइज किया था 1954 में इसने, जमाल अब्दुल नासर ने। इसमें आपको याद होगा 2 साल पहले जहाज फंस गया था और बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ था। अब वो चाहते ये हैं कि इसकी बजाय हम गजा पहाड़ी इलाका है, जैसे सतह मरकाम है और पिंडी का इलाका, उसके अंदर से हम उसको निकालें, इसको नेट स्वेज को। एक तो ये होगा कि वहां से मिस्र का इलाका खत्म हो जाएगा, सीधा सऊदी अरेबिया का जो अकबा का कोना है वहां से निकल आएगी। अब इजराइल और सऊदी अरब रह जाएंगे, मिस्र की मामला खत्म हो जाएगा। और जो सीना है उसमें तो ये 10-25 लाख जो इस वक्त वहां हैं, तकरीबन 2.5 मिलियन में खाली, हाँ, वो वहां पर उनको अपना फलस्तीनियों को वहां धकेल के आबाद करते हैं। दूसरा ये है कि वहां पर जो तकरीबन इतने बड़े जखायर हैं गैस के कि पूरा यूरोप जो है कम से कम 50 साल तक गैस ले सकता है। बीच में हमें मेडिटेरियन क्रॉस करनी है, एक पाइपलाइन छोटी, रूस की मुताजी भी खत्म हो जाएगी। और वो गैस पाइपलाइन जो है वो यासर अरफात बेच किया हुआ है, 1993 में यूरोप को सौदा कर चुका हुआ। तीसरी ये है कि गजा के बारे में वो कहते हैं कि इसराइल जो है उसकी एक्सटेंशन होगी। तो अब वो ये प्लान है, इस प्लान में वो इसराइल वाले समझते हैं कि हमें अगर अमेरिका से लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त इसराइल जो है वो 88% जो दुनिया के ड्रोन हैं वो इसराइल बना रहा है। दुनिया का सबसे ज्यादा असला जो बेचने वाला मुल्क है वो इसराइल है, 17 बिलियन डॉलर का असला वो बेचता है। फिर दुनिया की तमाम तर जो वॉल स्ट्रीट है उसके ऊपर उनका कब्जा है आज भी। अब वो बैंक वो तो नहीं रह गए कि खाते उठाने हैं, अब तो उन्होंने कंप्यूटर उठाना है, वॉल स्ट्रीट में बंद करना है, तलबी में खोल लेना, तो बैंक तो पूरा शिफ्ट हो गया ना। अब देखना उन्होंने पहले 1917 में उन्होंने रूस को तबाह बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि रूस के साथ उनका वादा था कि हम तुमको कॉन्स्टेंटिनोपल देंगे। तो रूस ने जिस दिन 1913 से 14 में यूक्रेन फतह किया तो उनको तो खत्म तो आ गया, सर पे खड़ा हो गया हमारे। तो उन्होंने बकायदा क्रीमिया में, जॉर्जिया में फोर्सेस भेज के उनको बॉल्शेविक रेवोल्यूशन, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लेके, और लेनिन ने आके ऐलान किया कि जनाब ये तो सरमायादारों की जंग है, हम जंग अजीम अव्वल में नहीं आते। तो उनका बच गया वो जो था ना, कॉन्स्टेंटिनोपल बच गया और रूस के मामला भी खत्म। अब उन्होंने अमेरिका तबाह करना है। अब रूस जो 89 में जब बर्लिन वॉल गिरी है, आप सोचें कि रूस में सारे खेत जो थे लहलहाते थे, सारे कारखाने चलते थे, सारी एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद थी, सबके 28,000 एटम बम मौजूद थे, सारा कुछ मौजूद था। लेकिन इस लेवल पे इकोनॉमिकल सूरत हाल हो गई थी कि रूस की एयर होस्टेसेस जो थी वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जिस्म भेजती थी। तो अब उन्होंने अमेरिका को क्लैप्स करना है और ये उनका पूरा प्लान है। मैं 4 किताबें आ चुकी हैं, मैंने इसमें पूरा प्रोग्राम किया। एंटी क्राइस्ट हमारा ये दज्जाल है, उनका दज्जाल है, तो हमारा दज्जाल उनका है, तो ये चीज है। सॉरी। अच्छा, बहुत अच्छा आपने एलैबोरेटेड तरीके से पूरी उसकी हिस्ट्री के साथ हमें बताया है। सर थैंक यू। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पाकिस्तान को देखते हैं, इस वक्त देखें, जैसे चाइना जो है उसका जो पैराडाइम है वो चेंज हुआ है, जैसे अफगानिस्तान के साथ, और आगे मजीद जो है चाइना इज गोइंग दैट वे, और रादर देन द जो पानी है या समंदर है। तो यूएस जो आजकल वहां पर जो अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान से स्ट्रेटन कर रहा है, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड? क्योंकि पाकिस्तान को तो देखे ना, हमेशा से वो बनाया गया, they used पाकिस्तान राइट many times। तो अब आपका क्या फोर्सी आप करते हैं? पाकिस्तान आप नहीं समझते कि इस ऐसी सिचुएशन में फंस गया है कि हाउ दे विल गेट अ वे आउट ऑफ इट? देखिए एक बात याद रखिए कि हम यूज होना चाहते थे तो उन्होंने हमें यूज किया है, और हम बड़ी खुशी से यूज होना चाहते हैं। और हमने खास तौर पे दुकान थी खोली हुई थी, आए काम करेगा, वो कहते हैं ना वो कि जिसको गुरूर हुस्न है आ जाए सामने, अपनी नजर पे मुझको भरोसा है इन दिनों। तो हम तो इस चक्कर में पड़े हुए थे शुरू दिन से। 1950 के अंदर तो हमने उनके साथ इस तरह की सूरत हाल की, वहां से चले आ रहे थे। लेकिन मसला पता है क्या है जी? पाकिस्तान ने जिस बुरी तरह चीन के सीपैक को हैंडल किया है,
चाइनीज से कभी आप मुलाकात, मैं 2008 में चीन गया था और 20 दिन का मेरा स्टे था और इट वाज अ वेरी बिग, मैं उसको सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब का था, उन्होंने पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया था, पॉलिट ब्यूरो पता नहीं कहाँ कहाँ, फिर मेरे इंडिविजुअल शख्सियत से भी बहुत ज्यादा करीब उन्होंने। तो 2008 में बड़े विगरस थे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान हमारा दोस्त है और ये है, हिमालय से बुलंद और पता नहीं समुद्रों से गहरी दोस्ती और सब कुछ। यानी आप अंदाजा करें जिस वक्त चीन जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बना है तो कुदरतुल्लाह शहाब साहब होते थे, तो चुअन लाई ने अपने वफद को एक चिट दी थी छोटी सी और उसमें लिखा था फॉलो शहाब। अच्छा, मतलब ये कितनी बड़ी बात थी, फॉलो कितनी बड़ी शहाब। बात, एग्जैक्टली। तो उस वो कहते ये थे कि हमने शायद खाकान अब्बासी के आखिरी जमाने में हमने खुदा हाफिज कह दिया था, हमें पता चल गया था कि पाकिस्तान जो है ये हमारा साथी नहीं हो सकता। 1992 में गवादर में सिंगार हाउसिंग स्कीम बनी है। मुझे याद है वो जान मोहम्मद दश्ती हमारा डिप्टी कमिश्नर होता था, मुझे उसने कहा 20,000 भेजो मैं तुम्हें प्लॉट देता हूँ। मैंने कहा प्लॉट में वैसे नहीं लिया तो वहाँ क्या लूंगा, लेकिन उस सिंगार स्कीम में बेनजीर के को 18-19 प्लॉट थे, नवाज शरीफ के कम से कम 20 के करीब प्लॉट थे, अशवानी ने अपना बहुत बड़ा 5 एकड़ का प्लॉट लाया, हर चीज। फिर नेवी का हेडक्वार्टर बन गया, सबको बहुत एक एंथुजियाज्म थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि गवादर जो है ये चीन को देना है या किसी और को देना है। आपने पता कि बीच में सिंगापुर को भी हमने दे दिया था, फिर इसके बाद तो गवादर में उन्होंने चाइनीज ने आके इन्वेस्टमेंट, अब होना ये चाहिए था कि गवादर को वो इतना 50,000 से कम आबादी थी उस वक्त गवादर शहर के, तो 50,000 लोगों को सोने का घर बना के दिया जा सकता था। उन्होंने कहा यहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस का पानी का प्लांट वो उन्होंने सोचा बनाया जाए। फिर उन्होंने ये कहा कि प्लान में साथ के जबरदस्त किस्म का इनको बिजली फ्री दी जाए, वो प्लांट लगाया जाए। उन्होंने कहा सड़कें सारा, इन्होंने ये किया कि पूरे पाकिस्तान से इन्होंने प्रॉपर्टी माफिया का वहां से हमला करवाया और जिसमें बलोच परेशान हो गए कि हमारा तो इलाका कब्जा करने के लिए आ गए। देखिए ना, पूरे गल्फ के अंदर अगर आज अमेरिका तेल ले रहा है तो उन्होंने इस बात पे लिया था कि उनको स्टेबिलिटी दे दी थी कतर को, कुवैत को, कि तुम अपने अलावा किसी को शहरियत ना देना, ताकि उनको खौफ ना होगा कल को आके ना उनके 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 वसाइल पे कब्जा कर लेगा। यहाँ भी उन्होंने ये था कि गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब देखें लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब गवर्नमेंट की, केडीए जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो कराची की सिंध गवर्नमेंट की, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट की बना देना। भाई आपका क्या काम है? वो बलोचों को शुरू दिन से उन्होंने किया ये आज दिन तक आप देखें कि बिजली का प्लांट लगा हुआ है, उसके टैरिफ नहीं हो तय करते ताकि बिजली उनको ना मिल सके। तो बलोचों को साथ हुआ कि फिर उसके साथ साथ उन्होंने जो रोडें बनानी थी वो वहां से बननी चाहिए। हमने इलेक्शन जीतने के लिए हमने फंड इस्तेमाल करने शुरू कर दिए पंजाब में। हमने कहा कि ऐसा करो, एबटाबाद से रूट निकालो, वो ऊपर से लेके जाना चाहते थे ताकि सीधा हम उसमें लेके जाएं। उन्होंने कहा नहीं, जो कि हमने एबटाबाद में हमारे जो है वो अपना मरीम नवाज का जो है खामद वहां से इलेक्शन लड़ता है तो वहां से होना चाहिए। फिर हमने उसको यहाँ से मिलाने की कोशिश की। फिर हमने कहा मुल्तान में, चूंकि पंजाब में मोटरवे को हमने बिल्टअप किया, फिर हमने उनके पैसे से ऑरेंज ट्रेन लगाई। आप अंदाजा करें कि जिस गुलिस्तान के अंदर वो थी सारा का सारा ये जो है अपना सी पैक, उस बलूचिस्तान में हमारा दुश्मन जो है वो बहुत होशियार था, उन्होंने वहां उसको खराब किया, 2 जगहों से खराब किया, गिलगित बल्तिस्तान से किया और उससे किया, दोनों सुरों को। आप सोचें कि सबसे बड़ा जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, वकीलों के आपको याद होगा कि 120 के करीब वो खिलाफ मारे गए थे, उसमें शहीद हुए थे बेचारे, पहले वहां पर हुए फिर अस्पताल में बम धमाका हुआ। उनमें से अक्सरियत मेरे जाती दोस्तों में से थी, मैं उनके अफसोस करने के लिए गया। अफसोस के दौरान बातें शुरू हो गई कि ये सी पैक की वजह से, तो बड़े तल्ख हो के बोले। उसने कहा जी हम सी पैक पे लाशें देने को तैयार हैं, अगर ऑरेंज ट्रेन जो है कोयटे में होती, अगर हम लाशें देने को तैयार हैं, अगर मेट्रो बस जो है वो खुलदार में होती, अगर ये मुल्तान और मोटरवे जो है ये यहाँ से बना होता, तो ये वजह हुई कि उन्होंने उनके यहाँ भी एक नफरत जो थी वो आहिस्ता था और एक्सप्लॉयटेटिव सूरत हाल भी पैदा हुई। और आपको याद भी है, फिर आपने वहां से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वहां से खत्म कर दी, जो हमने बहुत गलत किया। 1,500 वोट लेने वाले बंदों को हमने वहां जिताया कि ये BLA है तो फ्लॉ है, तो और को हमने अपने जो टोडीज को जैसे एस्टेब्लिशमेंट का पुराना हलवा है कि वो उसको स्ट्रेटेजी के लिए समझते हैं। अब शायद खाकान अब्बासी के जमाने में उन्होंने खुदा हाफिज कह दिया था आखिरी के दौर में। उसके बाद हुआ ये कि अमेरिका जो है वो भाग गया वहां से अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान वो जगह है कि विच इज द लिंचपिन ऑफ द इंटायर एरिया। अफगानिस्तान पुरअमन है तो ये पूरे का पूरा इलाका, इकबाल ने कहा था कि अस फसादे एशिया, अस कुशादे एशिया। अगर अफगानिस्तान पुरअमन है तो पूरा एशिया पुरअमन है, अगर अफगानिस्तान जो है उसमें फसाद है तो पूरे एशिया में तब फसाद।
आपकी तापी गैस लाइन आना है तब भी आपने इधर से आना है, हमें यूक्रेन की गंदम लेनी है तब भी आपने इधर से आना है। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने तवज्जो ट्रंप के आने के बाद, उन्होंने ट्रंप के कहता हूँ जाने के बाद, फिर उसके बाद ये जो बाइडेन ने जब ये 2021 में अफगान तालिबान से तल्कात उस्तवार, एक चीज रियलाइजेशन उनके अंदर और आई है चाइना के अंदर। उन्होंने कहा है कि हमने जो बहुत अरसा सोचा था कि गवादर के जरिए हम सी के जरिए जाएंगे, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी, इसलिए कि सी जो है उसके ऊपर अमेरिका का ऑलरेडी कब्जा है। गवादर के सामने अगर वो 2 बहरी बेड़े खड़ा कर दे तो चाइना का सारा माल खत्म हो जाता है, तो चाइना के पास तो बहरी बेड़ा ही क्यों नहीं। उसका जो सबसे अहम तरीन दोस्त है जो रूस, उसके पास भी 1 बहरी बेड़ा है, और जबकि अमेरिका के पास 13 से 14 बहरी बेड़ा। ये अब्राहम लिंकन ही वो कहा खड़ा कर दे तो आप क्या कर लेंगे। ठीक, वो साउथ सी के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर इस वक्त कम से कम उनके कोई 120-25 जहाज घूमते फिरते हैं, बलाका वाली जो उससे वो ब्लॉक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अफगानिस्तान से जाएंगे। अब अफगानिस्तान से उन्होंने अब ईरान में उनकी $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की उनकी हुई है। ईरान से गुजर के वो निकलेंगे वहां से अजरबैजान से और यूरोप के साथ उनका ऑलरेडी उन्होंने 63 कंट्रीज का वादा कर लिया, वो जो वन बेल्ट वन रोड वाला। अब उस पर उन्होंने फिर एक पंगा किया, उन्होंने कहा कि रूस के साथ मिलकर उन्होंने रूस के खिलाफ नगोर्नो काराबाख से रास्ता जाता था, वो लड़ाई करवा रहे। यही वजह है कि इसराइल, पाकिस्तान, तुर्की, ये तीनों मिल के कहाँ लड़े हैं, अजरबैजान में। आज आप बाकू में जाएं तो आपको इसराइल और पाकिस्तान का झंडा जो है साथ साथ नजर आएगा, फ्रेंड्स ऑफ अजरबैजान। वहां हम दोनों दोस्त हैं, यहूदी मुसलमान सारे दोस्त हैं। ठीक, तो ये पूरी स्ट्रेटेजी में अब वो इस वक्त अफगानिस्तान को कहते हैं लिथियम ऑफ सऊदी अरेबिया, और लिथियम आइंदा आने वाली उसकी बात नहीं आना। अब अफगानिस्तान के अंदर 80% चीजों में उनकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, यहां तक कि उन्होंने वाखान कॉरिडोर जो है, ये ऊपर जो है जो हिमालय और हिंदू कश के उसमें निकलता है, इतने वहां से उन्होंने ट्रेन का रूट बना लिया। हेलमंद दरिया से उन्होंने लंबी जो है दुनिया की बिगेस्ट आर्टिफिशियल रिवर जो है वो उन्होंने खींच के ले लिया, अमन वहां पर आ गया, सुकून। ये देख के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हैं हम क्यों नहीं पीछे रहते। अब उन्होंने पाकिस्तान से करने की कोशिश की कि भाईजान हमारे साथ, पहले तो जो बाइडेन के साथ सीआईए जो थी वो किलर, इन्होंने सीआईए के कहने पर लड़ना शुरू कर दिया। बाइडेन, सीआईए, पाकिस्तान गवर्नमेंट एक थी। इन्होंने वो अमन जो चाहिए था तालिबान के साथ जो हो सकता था, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि वो मुल्ला उमर की वसीयत थी कि पाकिस्तान के साथ हमने लड़ना नहीं है, क्योंकि इट्स आर वॉल, बैक वॉल उससे कहता होता था मुल्ला, जाती तौर पर मैं उसको जानता। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये लड़ाई जब तक नहीं होती तो हम लड़ने के शौकीन है, क्योंकि पैसे मिलते हैं, हमें इक्विपमेंट मिलती है, सारा कुछ। तो अब वो ट्रंप ने आके ना इनको बदलने की कोशिश, उन्होंने नहीं, इन्होंने सीआईए ने मिलकर काम किया कि वॉर एंड टेरर के नाम पे एक शरीफुल्लाह को भेज दिया वहां। अब शरीफुल्लाह जब वहां पहुंचा तो हुआ ये कि पाकिस्तान के बारे में ज़बीर मुजाहिद ने बयान दिया कि ये तो स्पिलिंजी में बैठा हुआ। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये तो इन्होंने पास रखा हुआ था, या एक और उसके ऊपर उन्होंने ज़ल्मे खलीलजाद को भेजा। आप देखें, तालिबान ने अमेरिका के ट्रंप के आने से पहले 2 बंदों को रिहा किया था, अमेरिकन कैदियों, जिसके बदले में अपना एक बंदा उन्होंने एक बंदे को लिया। और सबसे बड़ी बात ये कि गुज़श्ता 20 साल के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन हक्कानी नेटवर्क था, अब उन्होंने हक्कानी का नाम खत्म कर दिया उसका। तो इसका मतलब यह है कि हु इज सक्सेसफुल, फॉरेन पॉलिसी किसकी कामयाब है, किसके सामने ज़ल्मे खलीलजाद और बाकी जो ऐसे आके दोनों बराबर बैठते हैं। आप खुद सोचें, कोई अमरीकी जो है वो आके उसने कहा है कि मुझे अपना अफगान आर्मी चीफ से मुलाकात करनी है, मैं उसके GHQ जाऊंगा। यानी आप सोचें कि उन्होंने एक प्रोटोकॉल है कि अपने अमीरुल मोमिनीन से किसी की मुलाकात नहीं कराते, और उनके जो अभी जो हैं हिब्बतुल्लाह नहीं मुलाकात करवाई उन्होंने। उनका डॉलर की सूरत, आज वो गंदम हमसे लेते थे, गंदम हमारे यहाँ से सस्ती है, स्मगलिंग नहीं हो सकती। यूरिया खाद हमसे लेते थे, यूरिया खाद। काबुल इज द मोस्ट पीसफुल सिटी, यानी वहां तो किसी किस्म की कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ही नहीं है, और जिस तरह रहते हैं जैसे उनका मसला है। अफगानिस्तान में तो अगर हिंदू औरत भी होगी तो शटलकॉक बुर्का पहन के रहेगी। वो कहते हैं तसंग पख्ताना जी मंसला की, तुम कैसा पठान है कि नमाज नहीं पढ़ता। ये नहीं कहते तुम कैसा मुसलमान है कि नमाज नहीं करता, वो कहते तुम कैसा पठान है कि रोजा नहीं रखता। तो उनका तो सिला हुआ है मजहब ना, उनकी पूरी जिंदगी में वो जैसा गुजारने, आप कौन होते हैं उसके अंदर। तो अब सिचुएशन ये बन चुकी हुई है कि हम इस वक्त जो है हमारे लिए, अब उन्होंने ये कह दिया है कि आप आराम से इंडिया के साथ करो दोस्ती, कश्मीर को जाओ भूल, ठीक है,
आप ऐसा करो कि आजकल जो भी आ रही है ना, ये काजल माजल तो हमारे जमाने के जमाने, आजकल पता नहीं कौन है जो उनकी फिल्में देखो और मजे करो। हाँ। तो सर इसमें पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल आप देखते हैं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल उसी वक्त हो सकता है जब आप इंटरनली ठीक है। देखें, एक बात सुने, दुनिया का कोई भी बेवकूफ शख्स होगा जो किसी ऐसे मुल्क की इंतजामिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट करे जो इंतजामिया खुद अपने मुल्क को कंट्रोल ना कर सकती, कहीं नहीं। सऊदी अरब, मैं अभी सऊदी अरब गया था, उनके बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई। वो कहते हैं कि हम 3 दफा पाकिस्तान गए हैं, हमारा इमरान खान के जमाने से $20 अरब की इन्वेस्टमेंट का हमारा वादा था। हमारी ब्यूरोक्रेसी और बाकी लोग इतने नालायक है, वो कहते हैं चिथड़े हमारे सामने लेके आ जाते हैं कि ये करो। वो कहते हैं हम दुनिया में $ट्रिलियंस की इन्वेस्टमेंट करते हैं। कभी देखें जाके उनके अलखबर के अंदर जो उन्होंने अरामको के साथ बाकी जगह वो जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, दुनिया जहां वहां पहुंच रही है, खुद इनकी इन्वेस्टमेंट। आपके ऑस्ट्रेलिया में उनके आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो किस तरह को ज़हीन, उन्होंने MBAs और इंजीनियर्स और ये वो, यहाँ बैठा हुआ है ब्यूरोक्रेट जो नीचे से उठ के ऊपर आता है, तो जिसने जिंदगी में स्वाय सेक्शन अफसर से चीजें सुन, वो कहते हैं चिथड़े मार। 3 दफा उन्होंने मीटिंग्स कैंसिल की, कोई प्रोजेक्ट ही फिजिबल नहीं था। हालांकि आखिर में उन्होंने कहा जी रेकोडेक्ट है वो उसमें हमारे शेयर खरीदें। वो भाई अल्लाह के बंदो, रेकोडेक्ट में शेयर खरीदने, रेकोडेक्ट तो उन्होंने 5 मिनट में इंसर्जेंसी से आपका खत्म कर दिया। रेकोडेक्ट मैं जब डिप्टी कमिश्नर चागी था, मेरे सामने वो साइन हुआ है, मैं उसका विटनेस हूँ। साइन तो सेक्रेटरी उसने किया था, इंडस्ट्री ने किया था, लेकिन डीसी के साथ डीसी मौजूदगी में हुआ। जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे हमने साइन किया था, जूते खा के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वापस उसमें आए हैं, और बीच में 20 साल हुआ है। 1993 से लेके देखें कितने 20 साल उन्होंने गवा दिए। अब तक हमारी गोल्ड की प्रोडक्शन भी शुरू हो जानी थी और कॉपर की भी। और आप अंदाजा करें कि बहाने कैसे कर, दुनिया में हंसती है हमारे ऊपर। आखिर में उन्होंने बहाना ये लगाया कि जी रिफाइनरी जो है ना उसमें हम यहाँ लगाएं, क्योंकि हमें आप पे भरोसा नहीं है। आप यहाँ से, होता ही है कि वो पिट होती है गोल्ड, आपने देखा होगा, वो उससे निकालते हैं, फिर साफ करते हैं, मट्टी निकालते हैं, फिर उसको स्मेल्टर में डालते हैं, फिर लंबा सा बार बनती है, उस बार में आयरन भी होता है, उस बार के अंदर तांबा भी होता है, पीतल भी, उसमें 0.000 कुछ परसेंट सोना होता है, 1%, 2% तो बड़ी बात है। वो कहते हैं रिफाइनरी सारी चाइना में सस्ती मिलती है, हम आप क्यों रिफाइनरी की इन्वेस्टमेंट की? इन्होंने कहा नहीं तुम लोग जानो चोरी करो। उन्होंने कहा अपना बंदा बैठा लो, हम क्या। अब इसके ऊपर इन्होंने केस हारा, बदएतमादी के ऊपर। तो अब जो दोबारा $10 अरब जो इमरान खान ने इनका खत्म करवाया अदर उससे मिला के टीथियान कंपनी से उससे, अब ये दोबारा अब वो भी शुरू हुआ। अब वो अगले इनको कहा था कि पता नहीं दूध और शहर की नहरें बह जाएंगी, ये गवर्नमेंट को यही कहा था इन लोगों ने, हमारे लोगों ने। वो क्या बात है, मैं इनसे कहता था कि आज आपने शुरू किया है तो कम से कम पहली प्रोडक्शन 10 साल से पहले नहीं निकल सकती, लेकिन नहीं, उनका रजीम चेंज करेंगे जनाब। उधर से सोना जो है वैसे जैसे सुनारे की दुकान से निकलेगा, और हम बेच के हम जनाब कौन इमरान खान के मुकाबले में हम जब दूध और शहद की नहरें बहाएंगे, लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। ओ भाई अल्लाह के बंदों, किसी अक्लमंद से पूछ लो कि ये होता क्या है, लेकिन जहालत। पर आप सर अपनी समझते कि Imran Khan is the only solution at the current situation where Pakistan is standing right now. अभी जो है कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों से बातचीत की है, जो यूएस में है ओवरसीज पाकिस्तानी 5 पीपल थे उसमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ, बिकॉज कुछ सैंक्शंस लगने जा रही हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर जस्ट फंसे हुए हैं इस जगह के ऊपर, और सोल्यूशन तो इमरान खान ही है। बिकॉज इस सिचुएशन में अफगानिस्तान को भी साथ लेके चलना और बाकी भी जो हालात हैं उनको कंट्रोल करना, इमरान खान के अलावा तो कोई नजर नहीं आता कि जो इसको हैंडल कर सके सर। तो ये लोग उसको क्यों कोई और सलूशन ही नहीं है, सिर्फ इस वक्त ईगो दरमियान के अंदर है। लेकिन एक बात बताऊं आपको कि अमेरिका से ज्यादा बदतरीन दोस्त कोई नहीं होता, इनको शायद अंदाजा नहीं है। मुशर्रफ से ज्यादा अमेरिका की वफा किसी ने की? 470 बंदे पकड़ के ग्वांतानामो भेज दिए। जैकबाद, शमसी और दालबंदी इनका अड्डा दिया, जहां से 57,000 दफा जहाज उड़ते थे।
10 इंडियन कॉन्सुलेट जनरल खुले थे अफगानिस्तान में, कोई नहीं बोला, अमेरिका की सरकर्दी में कुछ नहीं, गुफ्तगू एहतजाज तक नहीं किया। 75,000 लोगों को शहीद करवाया, बेगुनाह लोगों को। इंग्लैंड से उसने अप्लाई किया अमेरिकी वीजा के लिए, रिजेक्ट हो गया। फिर दुबई में आ गया, रोता था बैठ के कि मैंने उनके साथ क्या किया और मेरे साथ किया क्या उन्होंने। शाह ईरान से ज्यादा किसी ने वफा की? हाँ, 4 लाख से ज्यादा बंदे जो थे स्वैक ने मारे हैं। मैं वो कुबूत खाने देख के आया हूं जहां वो उनके जख्मों में नमक छिड़कते थे और जब कंगियों से गोश्त नोचते थे, और वो सारे कम्युनिस्ट मौलवी सारे थे। शाह ईरान का जब जहाज उड़ा है उस वक्त फरवरी 1979 में, तो उसका रास्ता था कहां पर? अमेरिका, वाशिंगटन जा रहा था। तो रास्ते में इट वाज इंटरसेप्टेड और उसको कहा था तुम चलिए, सिर्फ इस वक्त जो है वो अनवर सादात का मिस्र है, वो वहां पर तुम चले जाओ। वो मिस्र वहां बेचारा बैठा, 1.5 साल बाद उसका इंतकाल हो गया। उसने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो थी वो पेरिस में रखी हुई थी। अगर लोग आप पेरिस गए हो तो पेरिस में एक ही बिल्डिंग है जो कि 60 मंजिला है। तो वो 60 स्टोरी, उसका बेटा गया, हमें बिल्डिंग दो मेरे बाप की। उसने कहा हमारे बाप ने कहां से ली थी? उसने कहा ही वाज किंग। उसने कहा किंग नहीं, अर्न कहां से किया था पैसा? वो आजकल रियासत की मलकियत है। शाह ईरान 1979 में गया था, अब तक वो पेरिस की मिल्कियत है। बेटा जो है उसको अपने ड्रग्स के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं। तो एक बात तो ये है कि इस वक्त जो वहां पर अमेरिका के अंदर वो जो सिचुएशन बन गई हुई है, अमेरिका उसी आदमी के ऊपर अपना हाथ, कोई भी बंदा उसी को अपने मुल्क के अंदर जिसे कहते हैं वो स्टेबिलिटी कर सकता हो और चीजें। अब बलूचिस्तान की सूरत हाल और केपीके की जो सूरत हाल बनी हुई है, अब इसमें बुनियादी तौर पर ये समझते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर अमन चाहता है ताकि हम यहाँ पर स्टेबल हो जाए। इनकी गलतफहमी है, अमेरिका पाकिस्तान के अंदर बदअमनी चाहता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की हालत अफ्रीका के उन 2-3 मुल्कों की तरह हो गई है जिनमें एक अंगोला है और एक उसके बाद कांगो था जहां मादनियाती वसाइल थे। अब वहां जो गवर्नमेंट थी दोनों जगह वो कम्युनिस्ट थी, तो उन्होंने कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट जो उतार दी अंगोला के, तो उसको तो कांगो तो लम्बा को तो मार दिया था। तो उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने कहा गवर्नमेंट तो हम नहीं ला सकते, तो फिर ऐसा करते हैं कि पूरे मुल्क में खाना जंगी कर दो। उन्होंने फिर ये किया था कि पूरा मुल्क जो थे दोनों ये वॉरलॉर्ड्स के पास चले गए थे। अब एक पहाड़ जो था वो टाइटेनियम का एक वॉरलॉर्ड के पास था, वो अगर $50 की पर औंस होती थी तो $5 की उससे खरीदते थे, 8.5 भी देते थे। एक दूसरे वॉरलॉर्ड के पास था। अब वो इस वक्त एक सिचुएशन ये बनी हुई है, इसीलिए आप देखें कि BLA ने जो मूवमेंट शुरू किया उसमें चाइनीज के खिलाफ भी उन्होंने कहा कि चाइनीज भी ना आए। अब इसको ठीक करने के लिए होती है पॉपुलर लीडरशिप। आप करते क्या है? आप करते ये हैं कि जो आपके पास है, जो बेशक 2 नंबर का हो, उसको 4 आदमी में जानते हो, आप उसको आगे, वो पॉपुलर आदमी जो है उसकी तो हिफाजत भी आपको करनी पड़ती है। जिस वजीर दाखिला को खुद फौज प्रोटेक्ट करे और वो अपने मोहल्ले में अपनी गली में न जा सके, जिस वजीर आजम को गना जा सके, अपनी जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में वजीर आजम आ जा सके, उसके ऊपर कौन इन्वेस्ट करेगा? इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं कि सबसे लाडला उनका था पिनोशे। वो था स्कूल ऑफ अमेरिका का पढ़ा हुआ जर्नैल था और चिली उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह थी। उधर से ब्राजील को वहां से कंट्रोल करते थे, बाकी जगह उसको उन्होंने भेजा। आलंदे की गवर्नमेंट खत्म करवाई, उसको बकायदा एक मैनुअल बना था, मैनुअल जिसके तहत वो तशद्दुद कैसे करते हैं, और उस बंदे को वहां लगाया उन्होंने। बड़ा रहा, इलेक्शन हुए, इलेक्शन में वो सेनेटर बन गया, उसके बाद ताहयात सदर बन गया। लोग खड़े हुए, जब वो खड़े हुए तो वो भागा, तो उसने भी जहाज अमेरिका की तरफ मोड़ा। उनका खबरदार, वो बेचारा स्पेनिश बोलता था, उसने स्पेन वालों से मिलके वहां रह गया। इन्होंने स्पेन की जो कोर्ट थी ना ह्यूमन राइट्स की, उसके अंदर मुकदमा दर्ज करवा दिया पिनोशे के खिलाफ। वो भाग के इंग्लैंड आ गया। इन्होंने कान से पकड़ा और उनके हवाले कर दिया। वो जब पहले दिन अदालत के सामने पेश हुआ है और उसको जब हुआ है ना, पता चला कि अमेरिका ने उसको भेजा है, तो उसको हुआ हार्ट अटैक, अस्पताल गया, 3 दिन बाद मर गया। तो इनको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त उन्होंने पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल सैंक्शंस की बात की है। ये क्यों की है? उनको पता है कि कल को अगर इंडिविजुअल सैंक्शन के बाद पाकिस्तान के अंदर कोई लीडरशिप आती है तो हमसे नेगोशिएशन करने में आसानी हो। ये वजह है, वरना तो पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाते।
आने वाला सही, वज़ीर जो भी होता है वो भी करता। तो इंडिविजुअल जब सैंक्शन होंगी तो सैंक्शन वाला जो है वो खुद आके जो नया अगर वज़ीर आज़म आएगा कहा मेरी सैंक्शन खत्म करो यार, कुछ जिंदगी में ये बात। तो सर अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उन पर कब्जे की तैयारियां हैं, जो कि एक्चुअली शुरू से ही एवरीथिंग वाज गोइंग दैट वे इन वन और द अदर वे। मगर अभी जिस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएटेड है, जैसे इमरान खान को उतारा गया, रिजीम चेंज हुई, सारी कड़ियों को अगर मिलाएं, 2 साल से मेरे ख्याल ज्यादा हो गए इमरान खान जो है वो जेल में है। और वरना देखिए अगर पाकिस्तान इमरान खान के साथ चलता रहता तो हम एब्सोल्युटली वी वर मोर प्रोडक्टिव, तरक्की के रास्ते पे चल ही रहे थे। तो अब ये जो सारा कुछ हो रहा है, इस आप मेरा ख्याल समझते है हैं कि इमरान पाकिस्तान खान की गवर्नमेंट जाना जो है ना, वो इमरान खान के लिए भी अच्छा हुआ है, पाकिस्तानी कौम के लिए भी अच्छा हुआ है। जी खुद इमरान खान की अपनी आंखें खोलने के लिए बहुत अच्छा हुआ है। हम्म इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने हमेशा कुछ तो मेरे सामने कम से कम 100 दफा कहा होगा कि आई हैव लर्नड अ लॉट, आई हैव लर्नड अ लॉट। हम्म और मैं इट वाज माय इंटर्नशिप, और साहब इट वाज माय इंटर्नशिप। इमरान खान जो था इट वाज ए कंप्लीटली रॉ पॉलिटिशियन। जी उसने ना थाना देखा हुआ था, ना कचहरी देखी हुई थी, ना इनको देखा हुआ। और सब दूसरी बात ये थी कि उसके अंदर एक इनहेरेंट सिंप्लिसिटी है। ही जी बिलीव्स व्हाट समबडी इज सेइंग। उसकी एक वजह है कि जो उस कल्चर में ज्यादा रहा है उसके अंदर, ये मेरे पास, मैं जब अदालत में था तो मेरे पास एक केस आया। एक बर्तानिया में पैदा होने वाली पाकिस्तानी लड़की जो थी, वो जेलम के एक लड़के के साथ उसकी शादी हुई, और वो बच्चा जो पैदा हुआ तो बच्चा लेके जेलम आ गया। वो अपने बच्चे को लेने पीछे पीछे आई मेरे पास। सिबी मैं डीसी था, वो वहां पहुंच गई, वहां पर वो उसने उसको रखा हुआ था। तो मैंने उसको बुला लिया, तो मैंने उससे कहा, नहीं, मैंने कहा तुम्हें पाकिस्तान में फैमिली में रहती हो तो तुम्हें तो पता नहीं है पाकिस्तानी लड़के फ्रॉड कितने होते हैं, तुम्हारे कजन वजन बनता है तो फ्रॉड का पता है। तो उसने कहा, व्हेन ही सेड टू मी आई लव यू, आई हैव नो अदर रीजन नॉट टू बिलीव इन हिम। ये इमरान खान का अलमिया है कि जब उसको कहता है कि मैं इस मुल्क के मफाद में हूं, तो ये नो अदर रीजन नॉट टू बिलीव। अब उसके सामने उसके सामने से चेहरे से नकाब उतरे, एक पाकिस्तानी कौम के चेहरे से सामने। अब इस वक्त पाकिस्तानी कौम जो है उसके बच्चे बच्चे को अंदाजा है। अब दो अलमिये हैं इस वक्त। अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इज्जत बहाल करना चाहती है तो फिर उसके बाद उसको एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करके अपनी इज्जत बहाल करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करती तो अगली 3 नस्लों तक जो सूरत हाल है ना, ये ठीक नहीं हो सकती। और उसके लिए उनको मौत इस बात की पड़ती है कि और तमाम तर सर्वे कहते हैं कि इमरान खान आ जाएगा। अब वो कहते हैं 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तब बनी खाला में चले जाओ, कई जगह बैठ जाओ, ये हो। लेकिन मुझे लगता ये है कि एक ना एक दिन उनको ये कड़वी गोली जो है वो निगलनी पड़ेगी। इस वक्त सिर्फ ईगोस के मसले में फंसे हुए हैं। अब वो ईगो के मसले जो है इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है बड़े अहम होते हैं, और वो इंस्टीट्यूशन सर्वाइव करता होता है आखिर। ठीक। सर आखिर में मैं आपसे बहुत शुक्रिया आपका इतना एलेबोरेटेड जवाब देने का हर मेरे सवाल का। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो ऑडियंस हैं, जो लोग सुनते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज, वो उन्होंने इससे बहुत कुछ हासिल किया होगा। आप एक उस्ताद हैं और इस तरह के उस्ताद हैं कि जो इल्म का दरिया हैं, और जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं हमें पूरा ऑथेंटिक और एलेबोरेटेड आंसर मिलता है और मजा आता है आपसे बातचीत करके सर। आखिर में मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहूंगी सर कि हमें इस सिचुएशन में एज ए पाकिस्तानी, इधर वी आर ओवरसीज और इनसाइड पाकिस्तान, क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बहुत काम किया। मैं पहले समझता था कि ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं, उन्हें पाकिस्तान आना चाहिए था। मेरी हमेशा यही कंसेंसस थी कि जिस मुल्क से इतना बड़ा डायस्पोरा बाहर चले जाए तो बैलेंस। लेकिन वो हर 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 माइग्रेशन के पुश फैक्टर और पुल फैक्टर होते हैं। पुश फैक्टर बहुत है, हमारे यहाँ पुश फैक्टर था करप्शन। एक इंडिपेंडेंट कारोबार करने वाला आदमी यहाँ कारोबार नहीं कर सकता था। एक इंटेलिजेंट आदमी था, उसको 4 जाहिल जिनके पीछे सिफारिश होती थी उसको रोनते हुए आगे निकल जाते थे। तो पुश फैक्टर थी। पुल फैक्टर ये थे कि वहां उनको अपॉर्चुनिटी मिलती थी और जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन उसके बावजूद भी मुल्क के साथ जो होता है कि यार रह दो यार, कोई बात नहीं, 16 करोड़ 20 करोड़ भी रह रहे हैं, हम भी रह। लेकिन अब जो उन्होंने फर्ज कफाया अदा किया है कि उनको चूंकि एक फिजा ऐसी मिली थी जहां वो आजादाना तौर पर अपने आप को
कर सकते थे, उन्होंने पूरा फर्ज अदा किया। ओवरसीज पाकिस्तानी जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और पाकिस्तान की जो इमेज है कि पाकिस्तान की अक्सरियत लोग जो है वो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर। और एक बात और भी है कि उन्होंने वेस्ट को भी नंगा करके दिखा दिया कि तुमने हमेशा हमारे डिक्टेटर्स का साथ दिया है और तुमने पब्लिक का साथ नहीं दिया। और वेस्ट हैज नॉट रियलाइज्ड कि हमने जो अयूब खान का साथ दिया, हमने जो याह्या खान का साथ दिया, हमने जो ज़िया-उल-हक का साथ दिया, हमने जो मुशर्रफ का साथ दिया, गलत किया। और ये वहां पर सीरियस इस वक्त जो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, दुनिया के आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, फॉरेन पॉलिसी का मैगजीन है उसमें पढ़ लीजिएगा कि हमने डिक्टेटर्स के अंदर इन्वेस्ट करके गलती की। हम जबरदस्त किस्म का एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हम चलने देते तो पाकिस्तान हमारे लिए ज्यादा बेहतर दोस्त होता। जी, बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। और सर कितना टाइम समझते हैं कि लगेगा? हम तो बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि देखिए, जितना पाकिस्तान में कुछ जल्दी तो चेंज इनको हो। करना, जितना जल्दी होगा ना उतना ही अच्छा होगा। और जी, दुआ करें कि जल्दी जो है वो ये चीजें जो है वो खत्म हो जाएं। इसलिए कि उस होता ये है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो लोग बैठे होते हैं इनको मैं कहता हूँ गिदें। ये गिदों को बिठाया जाता है। ये गिदें कभी नहीं चाहती कि अमेरिका जो है वो उनके या एस्टेब्लिशमेंट उनके सर से हाथ उठाए। जब अमेरिका से अफगानिस्तान जा रहा था, पाकिस्तान में 90% जो सेकुलर लिबरल दानिशवर थे वो कहते हैं अमेरिका नहीं जाना चाहिए। रोजी लगी हुई थी, एनजीओ की रोजी लगी हुई थी, पैसे आते थे, ये आ रहा था। इनको भी ये मसला है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने फेयर प्ले करना शुरू कर दिया तो ये लोग जिनको वो यहाँ से उठा उठा के उन्होंने आला ओहदे पे दिया, ये खत्म हो जाएंगे। तो वो हमेशा इसको खराब करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह करे कि ये सेंस प्रिवेल करे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं यहाँ से अल्लाह हाफिज करूंगी अपने पाकिस्तानियों को भी। और सर फिर भी आपके पास जब भी टाइम हो, बहुत शुक्रिया। आई एम सो ओवरवेल्म्ड सर, सर ओवरवेल्म्ड कि आपने टाइम दिया, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं, बहुत से चैनल्स पे जाते हैं। मगर ये एक इल्म का खजाना है जो आपने शेयर करके जो है ना हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो थैंक यू सो मच सर, इंशाल्लाह फिर से आपको दावत देंगे। और अल्लाह करे कि हमारे पाकिस्तान पे जो है वो बहुत जल्दी अल्लाह ताला करम करे। और ईद मुबारक सर। हेड ऑफ अभी तो टाइम मेरा रोजा कल है हमारे यहाँ। जी जी, कल है हेड ऑफ टाइम, मैं कह रही हूँ हमारा भी यहाँ पर रोजा है, कल ईद है हमारी। तो और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। हम पाकिस्तान के साथ हमारे दिल धड़कते हैं और हमेशा हम कोशिश करते रहेंगे इसी तरीके से। अब रखा। थैंक यू सर।